बेटी की पढ़ाई पार्ट 2। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि माधवपुर एक ऐसा गांव था जहां कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। उसी गांव में महेश रहता था। महेश गांव के लोगों से बिल्कुल ही अलग था। जहां गांव के लोगों को बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वहां महेश बेटियों को पढ़ाने लिखाने में विश्वास रखता था और भगवान महेश को ही एक बेटी दे देता है, जिस कारण उसकी माँ और बीवी बहुत दुखी हो जाते हैं। पर महेश तो बहुत खुश था और वो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और उसकी बेटी 21 साल की हो जाती है। महेश की माँ सुजाता प्रिया से बहुत नफरत करती थी। उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए सुजाता उसके दाएं हाथ को ही जला देती है। महेश का बेटा अनिरुद्ध गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा आवाज लगाता है, मॉम। अपने पोते को अपने कुल की चिराग को दरवाजे पर खड़ा देख सुजाता उसकी तरफ भागती है। अरे मेरा लाडला, कितने सालों के बाद देख रही हूँ तुझे। तू तो शहर जाकर दादी को भूल ही गया था। अरे क्या जरूरत थी महेश इसे पढ़ने बाहर भेजने की? कमाना ही है ना पैसे, कोई कमी है क्या हमारे पास? अरे बैठ कर राज करता हमारा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर दौड़ धूप करने भेज दिया। देख मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपने दादी के हाथों को पीछे करता हुआ अनिरुद्ध कहता है, दादी यू आर जॉगिंग में। ये तुम्हारे साथ कौन है? ओ ये दादी के प्यार में मैं तो बताना ही भूल गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। शी इज माई वाइफ शीतल। तुमने शादी भी कर ली? ये सब क्या है अनिरुद्ध? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। दो परिवार का मिलन होता है शादी, और हम तो जानते भी नहीं कि ये बच्ची है कौन। मैं शीतल हूँ अंकल, आई मीन डैडी। मैं और अनिरुद्ध एक ही साथ MBA कर रहे हैं। इसी बीच हम दोनों को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। आफ्टर ऑल हम 18+ है, और अगर हमें वोटिंग राइट मिल रहा है तो पार्टनर चुनने का राइट क्यों ना मिले? ये सब क्या बोल रही है तेरी बहू अनिरुद्ध? अरे लड़की सारी शर्म बेच खाई है क्या तूने? ये शीतल है दादी, प्रिया नहीं, जो आप लोगों की बातों को सुनकर चुपचाप सहती रहेगी। ये पढ़ी लिखी शहर की लड़की है। वहाँ लड़कियों को जीने दिया जाता है, ना कि इस घर की तरह उन्हें घुट घुट कर रहना पड़ता है। बाप रे, यहाँ तो सभी 30 मार खान बन बैठे। लग रहा है सारे अफसर इसी घर से बनकर निकलेंगे। गृह प्रवेश कर शीतल अनिरुद्ध के साथ अपने ससुराल आ जाती है। शीतल अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है। ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं। ये गैस ऑन कैसे होती है? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। ये तुम रहने ही दो, मैं तैयारी कर देती हूँ, वरना तुम जल सकती हो। ये कहकर जैसे ही प्रिया अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, अपना जला हुआ हाथ देकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओह गॉड, पर तुम खाना बनाओगी कैसे? तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है। कल मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी है, मैं कैसे दूंगी एग्जाम? तुम मुझे बताओ कि कुकिंग कैसे करनी है, मैं खुद कर लूँगी। वैसे ही कल तुम मुझे बताना लिखना क्या है, मैं लिख दूंगी। आखिरकार तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे क्या मिल गया था। उसकी मेहनत को देखते हुए कायनात ने खुद शीतल को उसकी मदद करने भेजा था। प्रिया को शीतल की मदद मिलती देख फुलवा अपना दिमाग चलाना शुरू करती है। एक बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब एक बहू भी आ गई है। सबको सारी पढ़ाई इसी घर से क्यों करनी है? इस अनिरुद्ध को शीतल से दूर करना होगा और प्रिया को इस घर से। फूट डालो और राज करो। अगले दिन जब शीतल प्रिया के साथ उसके कॉलेज से लौटती है। अरे बैठ जा बहू, थक गई होगी ना? कहाँ, तू कितने बड़े शहर की, और इस लड़की के कारण तुझे छोटे मोटे कॉलेज में जाना पड़ रहा है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मॉम, यही तो पढ़े लिखे होने का फायदा है। मन से ये कि सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। वो तो तू ठीक कह रही है बहू, पर ये प्रिया कितनी जलती है तुझसे। बचपन से ही इसे अनिरुद्ध फूटी आंख नहीं बाता था। उसी शाम फुलवा अनिरुद्ध के कमरे में जाकर कहती है, कोई कुछ भी कहे, मेरा बेटा लाया तो हीरा है। हम पूरे गांव में भी खोज लेते ना तो इतनी होनहार बहू मिलना संभव ना था। थैंक यू मॉम, फाइनली किसी को तो मेरा डिसीजन सही लगा। सही क्यों ना लगेगा बेटा, कितनी मन्नत मांगी थी मैंने। बड़ी उम्मीद थी तुझसे कि तुझे अफसर बनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। देख तू अफसर तो नहीं बना, पर बहू कितनी अच्छी लेकर आया है। पर सच कहूँ बेटा, ये बहू कॉलेज में प्रिया के साथ जाती अच्छी नहीं लगती। आज ही मैंने देखा कुछ लड़के उससे बात कर रहे थे। अच्छे लड़के नहीं है वो। ये तुम लोगों का कॉलेज नहीं है बेटा। बहू भी ना बेचारी भोली है, हंस हंस कर सबसे बात कर लेती है। ये सब ना प्रिया की गलती है।
अपने दोस्तों से शीतल की इतनी बात करवाने की क्या जरूरत थी? अपने हिसाब से अपने बेटे के मन में अपनी बहू के लिए शक और अपनी बहू के मन में अपनी बेटी के लिए जलन डालकर फुलवा बड़ी खुश थी। अब देखिएगा माँ जी का विस्फोट होता है। अनिरुद्ध कैसे शीतल को शहर छोड़ाता है और खुद ही प्रिया की शादी करवाता है। अगले दिन फिर शीतल प्रिया के दूसरे एग्जाम के पेपर लिखने उसके कॉलेज जाकर जब वापस लौटती है तो घर पर पहले से ही अनिरुद्ध उसका इंतजार कर रहा था। लगता है तुम्हें गांव बहुत पसंद आ रहा है शीतल। मैं तो वापस चला जाता हूँ कॉलेज, तुम यहीं रहो। पर अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना अनिरुद्ध। वहाँ तो छुट्टियाँ चल रही है पर यहाँ शायद कुछ और ही चल रहा है। और ये क्या बदतमीजी है अनिरुद्ध? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो अनिरुद्ध तुम? आज भाभी और ननद एक हो गई है। बताओ दादी। अरे तू ही देख बेटा, ऐसे ही हम इन दोनों पर कुड़कुड़ नहीं कर रहे थे। ये सारी बहस चल रही होती है कि तभी दरवाजे पर महेश आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे शहर क्यों पढ़ने भेजा, जब पढ़कर भी तेरी बुद्धि ऐसी ही रहने वाली थी। क्या तूने पढ़ा नहीं है कि भारत पर राज करने के लिए कैसे अंग्रेजी हुकूमतों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ये जानकर भी तू अपनी माँ के बनाए झांसे में पड़ गया। अरे तुझसे बुद्धि वाली तो तेरी बहू है जो इनके झांसे में नहीं आई। क्यों फुलवा, तुझे क्या लगता है मुझे भनक नहीं पड़ेगी कि तू मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रच रही है? शांत बैठने वालों में से तो तू है नहीं। और माँ आप। अरे मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने शीतल को प्रिया की परीक्षा में मदद करने से मना किया है और मैंने ही फोड़ा है अनिरुद्ध को। गई भैंस पानी में। मॉम ये सब आपने, गॉड आई एम सो सॉरी शीतल, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कितने लोगों से लड़कर मैं प्रिया को काबिल बनाना चाहता था और प्रिया भी लगी रही। एक तू है, तुझ पर तो उससे कम ही बंदिश है। इतने बड़े शहर से पढ़कर आया है तू, उसके बाद भी ऐसी छोटी सोच। बहुत कोशिश की मैंने सबको बदलने की, कोई बात नहीं, अब मैं ही बदल जाता हूँ। प्रिया अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। डैडी मैं आपके साथ आऊंगी, वैसे भी प्रिया के अभी 2 पेपर और बाकी है। महेश के साथ प्रिया और शीतल को जाता देख फुलवा और सुजाता घबरा जाती हैं और अनिरुद्ध भी अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगता है। प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए और कितना कुछ करेंगे आप दोनों। आप लोगों ने मेरी पत्नी छीन ली, मेरे सर से मेरे पिता का हाथ भी छीन लिया आप दोनों ने। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, रहिए आप दोनों, कोई नहीं पड़ेगा इस घर में। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए। ये कहकर अनिरुद्ध भी घर से निकलने लग जाता है। सब कुछ बिखरता देख फुलवा और सुजाता के मन का अहंकार खत्म हो जाता है। वो दोनों भागती हुई सभी को रोक लेती हैं। अरे प्रिया पढ़ेगी, बस सिर्फ प्रिया ही नहीं हमारी बहू भी पढ़ेगी उसके साथ, और मैं भी अक्षर ज्ञान लेने की कोशिश करूंगी। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, अनपढ़ हूँ ना, इसीलिए एक बार कमर दर्द के मलहम की जगह मुझे दांत का मंजन दे दिया था उस मुझे दुकानदार ने। और सभी हंसने लगते हैं। कहीं ना कहीं सुजाता और फुलवा को भी पढ़ाई की कीमत समझ आने लगी थी, पर गांव वालों के तंज उन्हें पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे। पर अपना घर बिखरता देख वो समझ गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इसके बाद उनका पूरा परिवार गांव वालों को भी शिक्षा का महत्व बताना शुरू कर देता है।